हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं इतिहास अतीत से वर्तमान। अध्याय 5वां है शिल्प एवं उद्योग। तो ये रहा हमारा अध्याय शिल्प एवं उद्योग। तो इस प्रस्तुत अध्याय के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पे उद्योग दिए गए हैं, हमें बताना है 18वीं शताब्दी में भारत का कौन सा उद्योग था। शताब्दी में देखा जाए तो भारत का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। ठीक है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति काफ़ी खराब होने लगी। और ठीक है, और यहाँ पे वस्त्र उद्योग जो था वो प्रमुख केंद्र थे, यानी वस्त्र उद्योग उस समय ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी FICCI की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी। FICCI की स्थापना 1927 में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए तीसरा, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो ये भारत के राज्य हैं, तो कौन सा सही है। तो पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे जूट उद्योग ये प्रमुख था, वहाँ पे ज़्यादा मिलें होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखिए चौथा, सन 1800, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1881 होगा। सन 1881 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के नियम बनाए। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने सन 1881 एवं उसके बाद के समय में मजदूरों की स्थिति सुधार के लिए नियम बनाए। किसके लिए, मजदूरों की स्थिति सुधार के लिए। तो इसमें से कौन सा होगा आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजदूरों की स्थिति सुधार के लिए। इसके बाद देखिए पांचवा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे देखिए AITU की स्थापना 1920 में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमें मिलान करना है, जोड़े बनाना है। जूट उद्योग, तो जूट उद्योग कहाँ है। तो ऐसे हम मिलान करेंगे। देखिए जूट उद्योग जो है वो बंगाल में है। ठीक है, और ऊनी वस्त्र उद्योग, तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जामदाई बुनाई ये कहाँ होती है, ये लखनऊ में होती है। लौह उद्योग ये जमशेदपुर में है। नील बागान उद्योग, तो नील बागान उद्योग कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका, नील की खेती होती है चंपारण। ठीक है, यानी महात्मा गांधी ने यहाँ पे सत्याग्रह किया था, आंदोलन। तो ये होगा। ठीक, ये मिलान हो गया आपका। इसके बाद देखिए आइए विचार करते हैं, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। तो एक अधिनियम है जिसका नाम है कैलिको। इस अधिनियम का बनाने का क्या उद्देश्य था। तो देखिए पहले आप समझिए कैलिको का मतलब होता क्या है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ। एक बंदरगाह है, ठीक है, जो केरल में है। इसीलिए इन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। ठीक है, तो इस कैलिको अधिनियम का क्या उद्देश्य है बनाने का, तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया, जिसके अनुसार इंग्लैंड में भारत से बने छापेदार सूती कपड़े और छींटे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और इसके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। तो क्या समझ में आया। तो इंग्लैंड में यानी UK में भारत के बने जो सूती कपड़े होते थे छापेदार, वो बनाने से रोक लगा दी गई और ख़रीद में भी रोक लगा दी गई इंग्लैंड में। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो। दूसरा देखिए सवाल, मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं। तो काफ़ी आसान सवाल है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो ये रहा मुक्त व्यापार की नीति। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, और इससे अगर आसान तरीके से लिखना चाहें, ठीक है, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा नीति है। ठीक है, यानी एक नियम की ये समर्थन करती है, एक तरफा नीति है। भारत से जो सामान इंग्लैंड में जाता था, काफ़ी ध्यान से समझना है आपको, भारत से जो सामान इंग्लैंड यानी UK में जाता था उस पर वहाँ आयात कर लगता था, यानी वहाँ पे खरीद कर लगता था। लेकिन
जो सामान भारत में आता था, भारत में इंग्लैंड से आता था, तो उस पर कोई कर नहीं लगता था। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए भारत में इंग्लैंड के सामान सस्ते दामों में उपलब्ध होते थे, क्योंकि उस कर नहीं लगता था इंग्लैंड के सामान। ठीक है। तो परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों एवं सूती काटने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। तो ये पूरा क्या हुआ, ये मुक्त व्यापार नीति हो गया। समझ में आ गया आपको? तो बस आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग की स्थापना मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी। अगर भारत का कोई उद्योगपति भारत में उद्योग अपना स्थापित करना चाहता है तो कौन सी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता था, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, यानी लिखना है, भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग लगाने की बाधाएं निम्नलिखित थी। ठीक है। तो कौन थी, आपको यहाँ से करना है। देखिए, भारत में पूंजी की कमी, तकनीक शिक्षा का अभाव, वैसे भारतीयों की कमी जो उद्योग विकास की भावना रखते हों, तथा अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति। वो पहला हो गया। अब दूसरा में लिखना है आपको, अंग्रेज मुनाफा कमाने के लिए भारतीय उद्योग को अपनी पूंजी लगाकर प्रोत्साहन देना शुरू किए ताकि उन उद्योगों पर उसका वर्चस्व बना रहे। अंग्रेजों ने बैंकों पर अपना प्रभाव जमा रखा था, जहां से वो आसानी से कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता था उनको, जबकि भारतीयों को इसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी और उसे ऊंचे दर पर ब्याज देना पड़ता था। तो यही सारी समस्याएं होती थी उद्योगपतियों को। समझ में आ गया? ये दोनों आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया, उन नियमों का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ से करना है, अंग्रेजी सरकार ने सन 1881 में मजदूरों के लिए एक नियम पारित किया। ठीक है, मजदूरों की स्थिति सुधार करने के लिए नियम बनाए। तो लेकिन नियम से कोई फर्क नहीं पड़ा। स्त्री पुरुष एवं बाल मजदूरों के काम करने के घंटे तथा उनकी दैनिक मजदूरी तय की गई। ठीक है, उस नियम में, इस नियम से मजदूरों की स्थिति दयनीय ही बनी रही, नहीं उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यहाँ से यहाँ तक हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए सेशन का आखिरी सवाल पांचवा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उनके लिए यानी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दरों को निश्चित किया, फिक्स किया, तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न किया, यानी प्रयत्नशील रही। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के शिल्प एवं उद्योग के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। ठीक है, वो विकास करने के लिए वो जागरूक रहे। एक औद्योगिक नीति बनाई गई जिसके द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कारगर कदम उठाए गए। तो ये कार्य किए गए। इसके बाद ये जो सवाल दिए गए हैं, आइए करके देखते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आपको नहीं करना है। ये सिर्फ एक कार्यकलाप होते हैं, आप अपने से भी देख सकते हैं इसको।